हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। लर्निंग ट्रिपल ई में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूकेपीसीएल एग्ज़ाम पेपर 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि जेई लेवल के क्वेश्चन होंगे, यानी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि आप एक रफ कॉपी और पेन हाथ में पकड़िए और जिस प्रकार से मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, तो आप उसे उसी प्रकार से हल कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक मैंने ये बुक ली है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परीक्षा प्लानर, पूर्व परीक्षाओं के अध्यावार सॉल्व पेपर। इसमें सभी जो जेई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बुकलेट में है। इसमें एसएससी जेई, यूपीसीएल, यूपीआर यूबीएनएल जेई, आरआरबी जेई, यूपी जेई, यूपी ट्रिपल सी जेई, अलग अलग प्रकार की जो भी अलग अलग स्टेट में जेई की वैकेंसी आती है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, मज़ा आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान होता है। तो फ्रेंड्स, एक एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। ध्यान दीजिएगा, 1.11 एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2017 में पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉस नहीं होती है, कोई हानि नहीं होती है, उसे कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन लगभग 3-4 वर्षों से लगातार पूछा गया है। यूपीसीएल, पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, मेट्रो रेल में पूछा गया है। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉस नहीं होती हैं उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्वचालित ट्रांसफार्मर, यानी सेल्फ स्टार्ट ट्रांसफार्मर। दूसरा है पावर ट्रांसफार्मर। तीसरा है वेरी ट्रांसफार्मर। चौथा है आदर्श ट्रांसफार्मर। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉस भी नहीं होती हैं, वो एक आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, आइडियल ट्रांसफार्मर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक समकक्ष में निम्नलिखित स्थापना करने की आवश्यकता है। 6 एम्पियर के तीन पिन वाले और 8 सॉकेट, 40 वाट वाली 10 ट्यूब लाइटें, 10 सीलिंग फैंस एंड 5 एग्जॉस्ट फैन हैं। तो सर्किट की संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, सर्किट संख्या 4 होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हल कीजिए। हल करने का मेथड सबका अलग अलग है और अपने तरीके से इसे याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, VVF ड्राइव से क्या आशय है? तो VV ड्राइव से क्या आशय है? ऑप्शन ए है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव्स। बी ऑप्शन है वेरियस वोल्टेज वेरियस फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव्स। सी ऑप्शन है वेरिएबल वोल्टेज वेरियस फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव्स। एंड डी ऑप्शन है वेरियस वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव्स। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव्स। VVIF की फुल फॉर्म भी होती है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीसीएल 2017 में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज होता है। तो SF6 क्या होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, पहले एग्जाम में आता है कि SF6 की फुल फॉर्म क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो किसी SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज होता है, यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड
सर्किट ब्रेकर क्रियाशील वोल्टेज होता है लगभग 36 kV से 760 kV तक। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 36 किलो वोल्ट से 760 किलो वोल्ट तक होता है एसएफसी सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या है? तो फ्रेंड्स, किसी डीसी जनरेटर का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन क्या है? एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। ये यूपीसीएल 2014 में पूछा गया था। तो ई बी इज इक्वल टू 5N/Zp अपॉन 60A। ध्यान दीजिएगा, ये वाला ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक फ्रेंड्स, ई बी इज इक्वल टू बैक ई एम एफ इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A। तो ई बी है हमारा बैक ई एम एफ और 5 हमारा फ्लक्स है, एन हमारा टर्नों की संख्या है, जेड हमारी एन संख्या है, जेड हमारे टर्मों की संख्या है, पी पोल्स है और ए हमारे क्या है, एम क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, यानी पी इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। तो किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है? ई बी इज इक्वल टू जेड ई बी इज बैक ईएमएफ इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। विच टाइप ऑफ द डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर्स? ए ऑप्शन है जीनो डायोड, बी ऑप्शन है फ्लोराइड, सी ऑप्शन है वैरेक्टर डायोड्स एंड डी ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डायोड्स। तो फ्रेंड्स, विच टाइप ऑफ द डायोड इज यूज्ड वोल्टेज रेगुलेटर? वोल्टेज रेगुलेटर के लिए जीना डायोड का यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स और डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी लेवल पे। तो ओसीबी का पूर्ण रूप क्या है, यानी ओसीबी की फुल फॉर्म क्या है? ओवरलोड सर्किट ब्रेकर्स, ऑफ लोड सर्किट ब्रेकर्स, ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, ऑन लोड सर्किट ब्रेकर। तो ओसीबी की फुल फॉर्म होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑयल सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक एबीओ मीटर को मापा जा सकता है। एबीओ मीटर को मापा जा सकता है करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध से, करंट पावर और प्रतिरोध से, करंट ईएमएफ और पावर फैक्टर से, करंट पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी से। तो करंट, ईएमएफ और रेजिस्टेंस से। ध्यान दीजिएगा, यानी करंट यानी आई से, ई से और रेजिस्टेंस से, आर से, तीनों से मापा जाता है एबीओ को। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ल्यूमेन वाट किसकी यूनिट है? एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है 2014 और 2017 में, एनटीपीसी और मेट्रो रेलवे में पूछा गया है। तो ल्यूमेन वाट किसकी यूनिट है? लाइट फ्लक्स की, तीव्र यानी ल्यूमिनस एफिशिएंसी की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और चमक यानी ब्राइटनेस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ल्यूमेन वाट की यूनिट है, ल्यूमेन वाट की यूनिट ल्यूमिनस एफिशिएंसी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी बैटरी के 40 ओम रेजिस्टेंस से जोड़ा जाता है। किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि करंट 10 यानी 1.0 एम्पियर पैदा किया जाना है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी बैटरी को 40 ओम रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है। तो आर है हमारे पास 40 ओम और करंट है हमारे पास I इज इक्वल टू 1.0 एम्पियर। और तो बैटरी का वोल्टेज हमें ज्ञात करना है, यानी V एक्सप्लेन करना हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने पढ़ा होगा R इज इक्वल टू V अपॉन
आई, हमें वोल्टेज ज्ञात करना है, तो V इज इक्वल टू R इंटू आई हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू R कितना है 40 इंटू 1.0 ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है 40 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा 40 वोल्ट आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी लेवल पे। ध्यान दीजिएगा एसएससी जेईई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रिकल बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का यूज़ किया जाना चाहिए। तो किसी इलेक्ट्रिकल बूस्टर के लिए किस प्रकार का जनरेटर का यूज़ किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है संचयी बहुपद, बी ऑप्शन है विभेदक बहुपद, सी ऑप्शन है शंट एंड डी ऑप्शन है सीरीज। तो किसी इलेक्ट्रिकल बूस्टर के लिए सीरीज जनरेटर का यूज़ किया जाता है, सीरीज जनरेटर का यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में बिजली की प्रचलन आवृत्ति है, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इलेक्ट्रिक की जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज़ है। ध्यान दीजिएगा अमेरिका में 60 हर्ट्ज़ है। कितने हैं 60 हर्ट्ज़ अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। और इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एन इंसुलेटिंग मटेरियल्स शुड वी हैव लो कॉस्ट हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई कॉस्ट एंड हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, लो कॉस्ट एंड हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इंसुलेटिंग मटेरियल शुड वी हैव लो कॉस्ट हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूपीसीएल में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच टाइप ऑफ द स्विच इज यूज्ड इन द staircase wiring where on the lamp is controlled by more than 2 places। ए ऑप्शन है इंटरमीडिएट स्विच, बी ऑप्शन है बेल पुश स्विच, सी ऑप्शन है पुल आउट स्विच एंड सिंगल वे स्विच। तो इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार का इंटरमीडिएट स्विच होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा इंटरमीडिएट स्विच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णतया आवेशित सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। किसी पूर्णतया आवेशित यानी चार्ज लेड एसिड बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो कितना होता है, तो 1280 होता है। ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर होगा 1280। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल्स से जुड़ी होती है। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल्स में जुड़ी होती है आर्मेचर वाइटी के साथ पैरेलल में, भार के साथ श्रृंखला में, भार के साथ पैरेलल में यानी, और डी ऑप्शन है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। तो इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है। किसी इलेक्ट्रिकल बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, नहीं। चांदी का बना होता है, नहीं। तांबा का बना होता है, नहीं। टंगस्टन का बना होता है। ध्यान दीजिए, किसी इलेक्ट्रिकल बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसने पढ़ा होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री है, यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री है कार्बन इस्पात, कोबाल्ट, निकिल, नरम लोहा। तो कार्बन इस्पात का यूज़ परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन इस्पात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आता है किसी अल्टरनेटिंग को एक्साइट करने वाला कौन सा अल्टरनेटर होता है। तो डायनमो, एसी जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर। तो इसका राइट आंसर होगा शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का यूज़ हम अल्टरनेटर को एक्साइट करने के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन यूके पीएसएससी एसएससी जेई में पूछा गया है, जो ऑल इंडिया बेस पे होता है एसएससी जेई। उसमें जो प्री होता है और मेंस होता है, तो प्री में ये पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने की में प्रयुक्त उपकरण है। तो एग्जाम में आता है कि वायर के इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स मेगर, टेकोमीटर, क्लैंप मीटर्स एंड मल्टीमीटर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेगर का यूज़ हम इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से होगा 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। कहीं पर ऐसे भी लिखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो ट्रांसफार्मर की सिंक्रोनस यानी तुल्यकालिता के लिए निम्न में से कौन प्रमुख शर्त है। तो फ्रेंड्स दो ट्रांसफार्मर के तुल्यकालिक के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख शर्त सही है। तो पहला ऑप्शन है गति और भार के बराबर होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है गति और उत्तेजक वोल्टेज समान होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और फेज सीक्वेंस समान होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए दो ट्रांसफार्मर के सिंक्रोनस के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गति, आवृत्ति और भार एक समान होना चाहिए, ये गलत है। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल कीजिए। रफ कॉपी आपने हाथ में पकड़ी होगी तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। सरफेस पर वाहक नली वाली वायरिंग के मामले में दो सैंडलों के बीच की अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स 60 मीटर इसका राइट आंसर होगा, 60 मीटर। यानी सरफेस पर वाहक नली की वायरिंग के मामले में दो सैंडलों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डीसी जनरेटर्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स एम्पेयर के नियम पे भी नहीं करता है, लेंज के नियम पे भी नहीं करता है, किरचॉफ के नियम पे भी नहीं करता है। तो डीसी जनरेटर हमारे पास फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। डीसी जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन डैम्पिंग प्रणाली है। वायु घर्षण प्रणाली गलत, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम ये भी गलत है, फ्लूइड फ्रिक्शन सिस्टम ये भी गलत है। तो एडी करंट सिस्टम यानी भंवरधाराई प्रणाली इसका राइट आंसर होगा। तो अवमंदन डैम्पिंग सिस्टम के लिए एडी करंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का यूज़ किया जाता है, स्विच, सॉकेट आदि। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि लाइटिंग व्यवस्था वाले उपकरणों के टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का यूज़ किया जाता है, स्विच और सॉकेट आदि। तो सोने का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो लोग चोर लेंगे, प्लेटिना का भी नहीं करते हैं, चांदी का भी नहीं करते हैं, तो पीतल का यूज़ किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कॉपर का, CU।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक डीसी जनरेटर में मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी होगी जब प्रवृत्ति हानि स्थिर हानि से कम, ये भी गलत है। प्रवृत्ति हानि स्थिर हानि से ज़्यादा, गलत। प्रवृत्ति हानि तांबा हानि से भी ज़्यादा, गलत है। प्रवृत्ति हानि स्थिर हानि के बराबर होनी चाहिए। डीसी जनरेटर में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए प्रवृत्ति हानि स्थिर हानि के बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच से जुड़ा होता है। तो किसी पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच से जुड़ा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, एचटी यानी हाई ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। किसी पावर ट्रांसफार्मर की टैपिंग स्विच सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी विद्युतीय सर्किट में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है। इस परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना करना है। तो एग्जाम में आता है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 50 ओम रेजिस्टेंस वाला 200 वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट है। इस सर्किट में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट की गणना करनी है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट R इज इक्वल टू 50 ओम एंड V इज इक्वल टू 200 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, 200 वोल्ट। तो R दे रखा मेरे पास, इसे बोलते हैं R, यह है V। ठीक है फ्रेंड्स, हमें करंट ज्ञात करना है, यानी I हमें एक्सप्लेन करना है। तो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो I की कैलकुलेशन करना है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, ये गलत है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V कितना है 200 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस कितना है 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 को 20। तो I इज इक्वल टू 4 एम्पियर हो जाएगा, यानी I इज इक्वल टू कितना होगा 4 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी एसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील पावर यानी रिएक्टिव पावर, किसी एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर कितना होता है। तो रिएक्टिव पावर होता है V इंटू आई साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, P इज इक्वल टू BI और साइन थीटा। तो फ्रेंड्स B और I के मध्य जो एंगल बनता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे सर्किट में रिएक्टिव पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई साइन थीटा द्वारा दिया जाता है, यानी इसके बीच का जो एंगल होता है B और यानी वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होता है वो थीटा होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किलोवाट आवर मीटर्स एनर्जी मीटर इज एन डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, स्प्रिंग कंट्रोल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड्स किलोवाट आवर मीटर यानी एनर्जी मीटर के लिए इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, यानी समाकलन टाइप उपकरण का यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रम स्विच का यूज़ किस में किया जाता है। तो बगीचे की प्रकाश व्यवस्था में रॉन्ग, सड़क की प्रकाश व्यवस्था में रॉन्ग, सीढ़ियों पर प्रकाश व्यवस्था में रॉन्ग। तो सजावटी प्रकाश की व्यवस्था के लिए ड्रम स्विच का यूज़ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी ट्रांसफार्मर में श्वसनक यानी ब्रीदर का उपयोग के लिए होता है। तो आपने देखा हो ट्रांसफार्मर में, जब ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा तो उसमें ऐसे ऐसे खाँचे होते हैं, देखा होगा आपने, जो प्लेट्स होती हैं लेमिनेशन किए होते हैं। तो इसके अंदर से सांस लेने के लिए उस पर ब्रीदर लेने की यानी सांस लेने या ब्रीदर लेने के लिए
कुछ स्थान गैप छोड़ दिया जाता है। तो एग्ज़ाम में आता है कि इसे ट्रांसफार्मर में श्वसन यानी ब्रीथरों में उपयोग के लिए किया जाता है, हवा से नमी को खींचने के लिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर नमी ना हो, इसलिए एयर का यूज़ किया, एयर के लिए गैप दिया जाता है ट्रांसफार्मर के बीच में। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन कम रखरखाव वाले मोटर हैं? तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन कम रखरखाव वाला मोटर है? डीसी मोटर, प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर, स्लिप रिपीटर। तो फ्रेंड्स, डीसी मोटर भी रॉन्ग आंसर है। बी ऑप्शन है इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर, ये राइट आंसर होगा। इंडक्शन मोटर कम रखरखाव वाला मोटर है, ध्यान दीजिएगा। सिंक्रोनस मोटर्स भी ज़्यादा यूज करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी यूज करते हैं। इंडक्शन मोटर कम रखरखाव वाला मोटर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिरोधकता क्षमता की एसआई यूनिट है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटी की एसआई यूनिट्स क्या है? वोल्ट भी नहीं है, हर्ट्ज भी नहीं है, एम्पेयर भी नहीं है, ओम इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओम इज़ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए वोल्ट यानी वोल्टेज का यूनिट है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, आई यानी करंट की यूनिट एम्पेयर है, और रेजिस्टेंस की यूनिट्स ओम है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्लिप ऑन मीटर है। तो फ्रेंड्स, क्लिप ऑन मीटर्स 3 फेज ट्रांसफार्मर भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी नहीं है, तो करंट ट्रांसफार्मर इज राइट आंसर। क्लिप ऑन मीटर एक करंट ट्रांसफार्मर है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये गलत हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, LT तथा HT लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। लो ट्रांसमिशन एंड हाई ट्रांसमिशन लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आधार कार्ड भी गलत है, ड्राइविंग लाइसेंस भी गलत है, राशन कार्ड भी गलत है। वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसने वायरमैन से इलेक्ट्रिकल यानी वायरमैन से ITI किया होना चाहिए, ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए लो ट्रांसमिशन और हाई ट्रांसमिशन लाइन पर काम करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ऐसा नहीं है कि उसने या डिप्लोमा नहीं किया होगा ITI से, तो उसके पास अगर उसने ITI नहीं किया होगा यानी डिप्लोमा नहीं किया होगा वायरमैन से, तो उसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। लाइन पे जाने भी, लाइन ट्रांसमिशन और हाई ट्रांसमिशन लाइन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उस पर कोई एक्ट लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी पावर वायरिंग सिस्टम में कॉपर वाले कंडक्टर्स का मैक्सिमम आकार से कम नहीं होना चाहिए, यानी किसी पावर वायरिंग सिस्टम में कॉपर वाले कंडक्टर का मैक्सिमम साइज से कम नहीं होना चाहिए, यानी 1 mm स्क्वायर, यानी 1 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर्स का मैक्सिमम साइज। तो इसका राइट आंसर होगा 1 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन AC सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो फ्रेंड्स, इम्पीडेंस इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इम्पीडेंस, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हम Z से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी पावर सब सर्किट में अधिकतम भार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में आता है किसी पावर सब सर्किट में मैक्सिमम लोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये सभी गलत आंसर हैं, 1000 वाट, 900 वाट, 6000 वाट, तो 3000 वाट इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वकोस रिले का यूज़ आमतौर पर उपकरण की प्रोटेक्शन के रूप में के लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर में। तो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में वकोस रिले लगा होता है, तो वकोस रिले ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर में निर्धारित किया जाता है।
तो अल्टरनेटिव किलो वोल्ट एम्पियर में निर्धारित किया जाता है। ध्यान से, किलो वोल्ट एम्पियर इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। किलो वाट हावर भी गलत होगा, HP ये भी गलत होगा, असो शक्ति होता है। किलो वाट ये भी गलत होगा, तो किलो वोल्ट एम्पियर यानी किलो वोल्ट एम्पियर अल्टरनेटिव को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है यानी विभव ट्रांसफार्मर एक होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइडल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर एक होता है यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर को हिंदी में हम परिणाम मित्र भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, कहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोटेंशियल परिणाम मित्र एक होता है तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रांसफार्मर ही देखते हैं। परिणाम मित्र हिंदी का वर्ड है और टेक्निकल वर्ल्ड में ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा दोलक यानी ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर रहता है? तो कौन सा दोलन यानी कौन सा ऑसिलेटर ज़्यादा कांस्टेंट रहता है? हार्टले ऑसिलेटर्स गलत है, क्रिस्टल कंट्रोल्ड कालपिट्स, वैन ब्रिटिश ऑसिलेटर्स। तो फ्रेंड्स, क्रिस्टल कंट्रोल इज राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, छुपाई गई या वाहिका नली वाली डक्ट वायरिंग को भी कहा जाता है? सीसा कवचित वायरिंग, भूमिगत नाली पाइप वायरिंग, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड केसिंग केपिंग वायरिंग्स, बैटन वायरिंग। तो फ्रेंड्स, छुपाई गई या वाहिक नली वाली डक्ट वायरिंग को भी कहा जाता है भूमिगत नाली पाइप वायरिंग। देखो, आपने अंडरग्राउंड लाइन देखी होगी जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा अंडरग्राउंड नाली यानी अंडरग्राउंड नाली यानी पाइप वायरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विद्युतीय कार्य के लिए किस तरह के जूतों का यूज़ किया जाना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं तो करंट भी लग सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए किस तरह के जूतों का यूज़ करते हैं? चमड़े सॉल वाले चमड़े के जूते का इसका यूज़ भी नहीं करते हैं, मोटे रबड़ वाले सील वाले चमड़े वाले जूतों का यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन इज राइट आंसर यानी मोटे रबड़ सॉल वाले चमड़े के जूतों का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चल कॉइल प्रकार वाले उपकरण पर काम करते हैं यानी मूविंग कॉइल टाइप्स वाले एपरेटस पर काम करते हैं, DC सप्लाई पर कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, AC एंड DC पे भी नहीं करता है, AC पे भी नहीं करता है, स्पंदन मान पे नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, चल मूविंग टाइप्स एपरेटस केवल DC सप्लाई पर वर्क करती है। फ्रेंड्स, जो DC सप्लाई होती है वो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट चलती है। जो AC सप्लाई होती है वो हमारे साइनसोइडल वेव के अनुसार चलती हैं, ठीक है, अल्टरनेटर। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, MG सेट और रोटरी कन्वर्टर बदल देता है DC को स्पंदमान आपूर्ति में, DC को AC सप्लाई में, AC को DC सप्लाई में, AC को स्पंदन मान में। तो फ्रेंड्स, AC को DC सप्लाई में, MG सेट को रोटरी कन्वर्टर में बदल दिया जाता है। तो आपने रेक्टिफायर वगैरह जो AC को DC में बदलता है, तो ये भी AC को DC में बदलता है MG सेट। ध्यान दीजिएगा, रोटरी कन्वर्टर में AC को DC में बदलता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 HP 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायर केज टाइप इंडक्शन मोटर के यूज़ से शुरू किया जा सकता है? 4 पॉइंट स्टार्टर गलत आंसर है, डोल स्टार्टर, ऑटो स्टार्ट, डेल्टा स्टार्टर्स, 3 फेज पॉइंट स्टार्टर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ध्यान दीजिएगा, 5 HP 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायर के इंडक्शन मोटर के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी DC मोटर की डायरेक्शन द्वारा बदली जा सकती है? अल्टरनेटर फील्ड या आर्मेचर में किसी एक से जुड़े संयोजन कनेक्शन, अल्टरनेटिंग फील्ड और आर्मेचर दोनों के जोड़ संयोजन यानी संयोजनों से, अल्टरनेटिंग आपूर्ति वाले वायर संयोजन से।
तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा अल्टरनेटिंग फील्ड या आर्मेचर में किसी एक से जुड़े कनेक्शन के द्वारा किसी मोटर की डायरेक्शन बदली जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, मोटर की डायरेक्शन बदलने के लिए भी हमें अल्टरनेटिव फील्ड और आर्मेचर की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर्स का यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड्स जोड़ प्लायर्स ये भी गलत है, गोल नोकदार प्लायर्स ये भी गलत है, साइड कटिंग प्लायर्स ये भी गलत है, लंबे नोकदार प्लायर्स का यूज़ किया जाता है। संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए लंबे नोकदार प्लायर्स का यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी है? सोना भी गलत है, पीतल भी गलत है, तांबा भी गलत है, तो विद्युत रोधी है, इंसुलेटिंग है। फाइबर इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, फाइबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा इंसुलेटिंग यानी इंसुलेटेड रोधी है यानी डाइलेक्ट्रिक्स है? तो फाइबर इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज वाले स्क्वेल केज मोटर का शुरुआती करंट होती है निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना होना चाहिए मोटर को शुरुआती करंट के लिए। शुरुआती करंट जो होती है 5 से 6 गुना होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरॉइड एक होता है लुप्त वायर, सीधा वायर, तार की कुंडली, वायर की कॉइल्स, वायर की कुंडलीकृत कॉइल्स। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, वायर की कुंडलीकृत कॉइल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पश्च अंतराल यानी बैक पिच शब्द आमतौर पर किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो अल्टरनेटिंग वाइंडिंग में, डीसी मोटर स्टार्टर वाइंडिंग में, एसी मोटर स्टार्टिंग उसी मोटर वाइंडिंग में, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में। तो फ्रेंड्स बैक पिच शब्द आमतौर पर डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। यूके पीसीएस एग्ज़ाम एसएससी जेईई या असिस्टेंट इंजीनियरिंग में भी ये पूछा गया था, एई में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइलें एक दूसरे के साथ परस्पर छादी होती हैं? चेन वाइंडिंग्स, बास्केट वाइंडिंग, विषम वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग। तो चेन वाइंडिंग इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन के साधारणतः और आसान विधि क्या है? सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह वाली विधि, मुंह से नाक वाली विधि। तो फ्रेंड्स मुंह से नाक वाली विधि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की आसान विधि है। साधारणतः आसान विधि मुंह से नाक वाली विधि है। अगर किसी व्यक्ति पे करंट लग गया, किसी व्यक्ति पे करंट का शॉक लग गया, किसी व्यक्ति पे शॉक लग गया, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले उसको लेटा लेंगे और उसके मुंह पे एक रुमाल रख देंगे और अपने मुंह से हम उसे सांस देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या के बराबर होती है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी लेड एसिड बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या बराबर होनी चाहिए। पॉजिटिव प्लेट, ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव प्लेटों +1, पॉजिटिव प्लेटों +3, पॉजिटिव प्लेट +4 +2। तो फ्रेंड्स अगर सेल में नेगेटिव, देखो सेल इस प्रकार से होता है, देखा होगा आपने, देखो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ये, तो ये पॉजिटिव गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव एक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव प्लेटों मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो पॉजिटिव प्लेट एक होना चाहिए और नेगेटिव प्लेट भी एक होना चाहिए, तभी तो सेल का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वेव वाइंडिंग्स में समांतर पथों की संख्या होती है, एक वेव्स वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 6 होती है। ध्यान दीजिएगा, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या E = 6 होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एम्पियर की SI यूनिट है, तो सप्लाई यानी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक करंट इसके राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
जो आई होता है हम एम्पेयर के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। वोल्टेज को V से, R को रेजिस्टेंस को R से, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को हम हर्ट्ज से मेजरमेंट करते हैं। ये हमारे सब यूनिट हैं, हर्ट्ज, एम्पियर्स, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस में जो यूनिट होती है वो ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी GI भोजन प्लेटों की माप क्या है? यानी ग्राउंडिंग प्लेट की जो मेजरमेंट माप है, यानी माप है, कितना होता है? 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.35 mm। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, किसी GI यानी ग्राउंड जो पाइप होता है, जब हम अर्थिंग करते हैं तो पाइप लगाते हैं, एक ग्राउंडिंग पाइप होता है जिसका जो साइज़ होता है, माप होती है, वो 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.35 mm के इक्वल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI के नियमों के अनुसार छत की किसी पंखे की हाइट रखनी जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका छत के पंखे की हाइट लगभग 2.75 मीटर के इक्वल होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 11 kV वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है 0.9 मीटर। ध्यान दीजिएगा, और तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 2.0 मीटर गलत है, 0.5 मीटर भी गलत है, 1.5 मीटर भी गलत है। तो 0.9 मीटर्स 11 kV वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, BIS ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किसी संस्थापन में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10%, 5%, 8%, 3%। और 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी श्रृंखला यानी सर्किट में कुल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासों में R=D भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। R=R1 + R2 R3 किस सीक्वेंस में? इस सीरीज़ में है। पैरेलल में होता है 1/R1 1/R2 1/R3। R=1/R R1 1/R1 1 + 1/R2 + 1/R3। और ये सीरीज़ में है, तो R=R1 + R2 R3। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, UPSC में पूछा गया है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स CFL का जो फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। ध्यान दीजिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। 3 जो गलत हैं, देखो कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैंप ये भी गलत है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप ये भी गलत है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फिलामेंट लैंप भी गलत है। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट इज राइट आंसर। तो LED लाइट इमिटिंग डायोड एग्जाम में भी आता है, LED की फुल फॉर्म और CFL की फुल फॉर्म। तो CFL है कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप एंड LED के है लाइटिंग इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। तो किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल एंगल्स 90 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज के बराबर होता है √3 गुना फेज वोल्टेज, 3 गुना फेज वोल्टेज, 1/3 गुना फेज वोल्टेज। तो √3 गुना फेज वोल्टेज किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो ट्रांसमिशन केबल के इंसुलेशन का परीक्षण पर किया जाता है 1100 वोल्ट, 11 kV, 33 kV, 500 वोल्ट। तो 1100 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। लो ट्रांसमिशन केबल के लिए इंसुलेशन का टेस्ट 1100 वोल्ट पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच टाइप ऑफ मोटर इज सुटेबल फॉर ट्रैक्शन वर्क? तो एग्जाम में आता है कि विच टाइप ऑफ मोटर इज सुटेबल फॉर ट्रैक्शन वर्क? सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, DC सीरीज मोटर एंड कंपाउंड मोटर। तो फ्रेंड्स DC सीरीज मोटर इज सुटेबल
फॉर ट्रैक्शन वर्क। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसआई के नियमों के अनुसार किसी लाइटिंग सर्किट में मैक्सिमम लोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1200 वाट, 1000 वाट, 800 वाट, 1500 वाट। तो 800 वाट से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइटिंग सर्किट का मैक्सिमम लोड 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे आईएसआई लॉ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आमतौर पर संकेंद्रित वाइंडिंग का यूज़ में किया जाता है 3 फेज वाली मोटरों में, ट्रांसफार्मर में, डीसी मोटरों में। सिंगल फेज वाले मोटरों के लिए संकेंद्रित वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिक फैक्टर का रेशियो होता है एवरेज वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यूज़, एवरेज वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यूज़, मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यूज़, आरएमएस वैल्यू टू पिक वैल्यू। तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज राइट आंसर, मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। पिक फैक्टर का रेशियो होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्टर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच में जोड़ा गया है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ समांतर में, रनिंग वाइंडिंग के साथ समांतर में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में, रनिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच को जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी का सही रूप है पॉलिस्टर विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कार्बन्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीवर्निस क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज राइट आंसर। पीवीसी की जो फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओम का नियम बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ओम का नियम। तो ओम का नियम बताता है R इज इक्वल टू I इंटू वी, यानी रेजिस्टेंस करंट इंटू वोल्टेज के बराबर होता है। नहीं, करंट वोल्टेज माइनस आर, ये भी गलत है। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करंट ओम का नियम बताता है। ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू R इंटू आई इज राइट आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे स्विचों की कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सीढ़ी की लाइटिंग सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है और उनका प्रकार क्या है। एक तरफा स्विच, दो तरफा स्विच, दो तरफा स्विच, एक तरफा स्विच। तो दो तरफा यानी दो तरफा स्विच इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी सिंगल फेज मोटर की चक्रण दिशा यानी चक्रण की जो डायरेक्शन होती है के द्वारा बदला जा सकता है। तो फेज और न्यूट्रल परस्पर परिवर्तन, चाल या प्रारंभिक यानी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग टर्मिनलों के किसी एक में बदलाव, फेज के सीक्वेंस में उलटकर कैपेसिटर टर्मिनलों को परस्पर बदलकर। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनलों को किसी भी एक में बदलाव करके सिंगल फेज मोटर की चक्रण की डायरेक्शन को बदला जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम सिलिकॉन में होता है। तो फ्रेंड्स जर्मेनियम और सिलिकॉन किस चीज़ में ज़्यादातर होते हैं। सुपर कंडक्टर्स, ये भी गलत है। कंडक्टर से भी गलत है। विश्व, हाँ ये भी गलत है। सेमी कंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। तो सिलिकॉन का जो सूत्र होता है वो SI से डिनोट करते हैं, जर्मेनियम को G और E से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द यूज ऑफ एन आर्मड वायरिंग इन अ केबल। तो फ्रेंड्स आर्मड वायर केबल किसके लिए यूज़ किया जाता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन की कारण से, मैकेनिकल प्रोटेक्शन इसका राइट आंसर होगा। आर्मड वायर मैकेनिकल प्रोटेक्शन केबल के रूप में कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, AC और DC सप्लाई दोनों पर कौन कौन सी मोटर काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स पता ही होगा आपको, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा आपने, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िए। गेट पढ़े होंगे आपने, एन गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सक्यूबी और गेट, तो नहीं आपने पढ़े होंगे। नैंड गेट, तो नैंड गेट एसी और डीसी सप्लाई दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यूनिवर्सल मोटर। ध्यान दीजिएगा, एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर कौन सा मोटर काम करता है? यूनिवर्सल मोटर इज़ राइट आंसर। और शेडेड पोल मोटर्स, कंपाउंड मोटर, हीट टेस्ट मोटर, ये गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है। कोई एसी पे करता है, कोई डीसी पे करता है, और एसी और डीसी पे यूनिवर्सल मोटर ही कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा। किसी उद्दीपन इंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर है, किसी इंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? एग्जाम में आता है यूपीएस का पूर्ण रूप, यूनिट पावर सोर्स अंडर लोड पावर सप्लाई, यूनिट रेफ्टेड पावर पॉजिटिव सप्लाई, यूनिट रेफ्टेड पावर सप्लाई। तो यूनिट रेफ्टेड पावर सप्लाई इज राइट आंसर। इन्होंने तीसरा ऑप्शन दिया है, ये गलत आंसर है। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव सप्लाई नहीं होता है, यूनिट रेफ्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एच सीरीज के विद्युत रोधीय उष्मा रोधी का सीमित तापमान होता है। तो एच जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस रोधी होते हैं, इंसुलेटिंग विद्युत रोधी होते हैं। तो एच सीरीज़ की इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर होता है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेसेंट की यूनिट क्या है? तो फ्लोरेसेंट की यूनिट होती है लक्स। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरेसेंट की होती है लक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश की पहचान एंड रूल द्वारा की जा सकती है। तो मैग्नेटिक पोल की पहचान एंड रूल के द्वारा की जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भू इलेक्ट्रोस यानी किसी अर्थ इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। तो भू इलेक्ट्रोड यानी अर्थ इलेक्ट्रोड से एक भवन की डायरेक्शन 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा आवेशित होती है। बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा आवेशित होती है, बहुत कम करंट के द्वारा आवेशित होती है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिकल चार्जिंग बहुत कम करंट के द्वारा चार्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक इंडक्शन मोटर में यदि पोल की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, एक इंडक्शन मोटर में यदि पोल की संख्या 2 गुनी हो जाती है तो गति होगी, गति क्या होगी? आधी हो जाएगी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शीत ग्रह के खांचेदार जगहों पर किस तरह की वायरिंग का यूज़ किया जाता है? तो शीत ग्रह में खांचेदार जगहों पर किस तरह की वायरिंग का यूज़ किया जाता है? शीशा कवचित वायरिंग इसका राइट आंसर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, कीसिंग केपिंग वायरिंग, पैटर्न वायरिंग, एंक्लिट वायरिंग, ये ऑप्शन इज गलत, रॉन्ग आंसर, एंड शीशा कवचित वायरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी सेतु ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज़ किया जाता है? आपने बीस्टोन सेतु पढ़ा है, तो उसमें कितने डायोड होते हैं? इस प्रकार से बनता है ना सिंबल, यहाँ रेजिस्टेंस होते हैं तो यहाँ डायोड लगे होते हैं। डायोड का सिंबल ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से डायोड का सिंबल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज किया जाता है? तो 4, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। आपने व्हीटस्टोन पढ़ा होगा, सेम वैसी ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह, देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, करंट, चार्ज, देखो चार्ज पढ़ा होगा, I=Q/T, यानी ये फॉर्मूला पढ़ा आपने, I=Q/T यानी आवेश अपॉन टाइम। किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो पहले चार्ज के द्वारा ही करंट फ्लो होती है, ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहा जाता है धारा। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंडक्टर में बह रहे हैं तो धारा बह रही है, मतलब ध्यान दीजिएगा करंट बह रही है। किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ इंडक्शन मोटर का
स्लॉट आकार रेशियो है 12:1। ध्यान दीजिएगा 12:1। किसी गहन क्षण प्रकोष्ठ इंडक्शन मोटर का स्लॉट का साइज जो रेशियो होता है वो 12:1 होता है, यानी 12:1 के इक्वल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा। किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को द्वारा दिया जाता है, तो किसी स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन में एनर्जी को डैश डैश द्वारा दिया जाता है। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 3VL इंटू आई एल कॉस थीटा √3VL इंटू आई एल कॉस थीटा 1/3VL इंटू आई एल कॉस थीटा VL इंटू आई एल कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स ये तीनों, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन इज बी राइट आंसर। √3VL वोल्टेज लाइन इंटू करंट लाइन कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। √3VL इंटू आई एल कॉस थीटा स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन में एनर्जी के द्वारा √3VL इंटू आई एल कॉस थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स हमने आज लगभग 70 से 80 क्वेश्चनों का समावेश किया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है SSC JEE के लिए। SSC JEE यानी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2020 या 21 में जो पेपर होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस क्वेश्चन पेपर को ठीक ढंग से पढ़िए और इस स्टडी को अपने हिसाब से समझने का प्रयास करें। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादातर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज हमने लगभग 70 से 80 क्वेश्चनों पे समावेश किया है। तो हम अगली वीडियो में ट्रांसफार्मर से संबंधित या इंडक्शन मोटर से संबंधित या जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चनों को लाएंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी आज मैंने क्वेश्चनों का स्टडी किया है या हमने आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ाया है, तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए और ज़्यादातर ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।